देखकर ही समझ जाओगे कि ओला ने किस स्पीड से ईवी बाइक्स का मार्केट कैप्चर कर लिया है। इंडिया के टॉप 8 इलेक्ट्रिक बाइक्स की लिस्ट में ओला नंबर 1 पर है। बट इवन मोर सरप्राइजिंग थिंग इज कि इसी लिस्ट में डिकेड से इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को डोमिनेट करने वाली टीवीएस, हीरो और बजाज को ओला इलेक्ट्रिक ने बीट कर दिया है। लेकिन कैसे? इवन ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल के इस ट्वीट से पता चल रहा है कि ओला सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ईवीज के मामले में एक ग्लोबल प्लेयर बनना चाहता है। बट द क्वेश्चन इज कि ओला इलेक्ट्रिक, जिसके पास ऑटो इंडस्ट्री का जीरो एक्सपीरियंस है, वो इतना कॉन्फिडेंस कहां से लेकर आ रहा है? ओला का कॉम्पिटिटर एथर जो 8 सालों में गेन नहीं कर पाया, वो ओला ने एक ही साल में कर दिखा। 15 जुलाई 2021 को ओला की प्री बुकिंग्स ओपन हो गई थी और सिर्फ 24 घंटे में ओला की 1 लाख स्कूटर्स बुक हो गई थी, जो कि वर्ल्ड में अब तक की सबसे ज्यादा बुकिंग्स है। और ये बुकिंग्स एक महीने में 5 लाख के ऊपर चली गई थी। सो अ क्यूरियस क्वेश्चन दैट कम्स इन माय माइंड कि हाउ ओला की क्या ऐसी स्ट्रेटजीज है कि इतने कम टाइम में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट का लीडर बन गया है। इवन सरप्राइजिंगली ओला का जो डिजाइन है वो भी खुद ओला ने नहीं बनाया, तो फिर किसने बनाया? और इवन मोर सरप्राइजिंगली ओला एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जहां पर आज उनके स्कूटर को चार्ज करने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं, उसको रिड्यूस करके वो लिटरली 5 मिनट पर लेकर आने वाले हैं। सो वो क्या टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर मैंने आगे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब ओला स्कूटर का नाम सुनने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में ये वाला वायरल वीडियो भी आ सकता है। ओला के लॉन्च होते ही कई ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले थे जहां ओला की स्कूटर में खड़े खड़े आग लग गई थी एंड और भी ऐसे कई इश्यूज थे जो कस्टमर्स को फेस करने पड़े थे। उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सब क्यों हुआ था। बट अभी के लिए व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के ओला जैसी कंप्लीटली न्यू कंपनी ने मार्केट को कैसे डोमिनेट कर लिया। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि कैसे 2 साल में ओला इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटर मार्केट का लीडर बन गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, इंडिया में ईवीज की डिमांड इतनी फास्ट बढ़ती जा रही है कि ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कुछ ही सालों के अंदर अंदर इंडिया में 155 मिलियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और ईवी पैसेंजर कार्स की डिमांड जनरेट हो जाएगी। ब्लूम वेंचर्स, जो इंडिया की एक वेल नोन वेंचर कैपिटल फर्म है, उनके अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया में टू व्हीलर ईवीज के सेल्स जो अराउंड 1.8 मिलियन थे, वो 2030 तक बढ़कर 17.6 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। सो ये जो ईवीज का मार्केट में आने वाला बूम है, उसे ओला ने पहले ही स्मेल कर लिया है। सो इसलिए ओला यहाँ पर अर्ली मूवर एडवांटेज ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। ओला का कहना है कि वो आने वाले कुछ ही सालों में सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली 15% ईवी मार्केट ग्रैब कर सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एक चीज जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड चल रही है वो है एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जांपल, जो गैसोलीन वाले व्हीकल्स होते हैं उनसे पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है, इसलिए आजकल लोग मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेफर कर रहे हैं। सो ये थे कुछ रीजंस कि क्यों ओला ईवी इंडस्ट्री में एंटर हो गया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ओला ने इस इंडस्ट्री को इतने स्पीड से डोमिनेट कैसे कर लिया। तो देखो, ओला की सक्सेस के पीछे मेनली ये 6 रीजंस है। इन 6 चीजों को क्रैक करके ओला ने ईवी मार्केट को ग्रैब कर लिया है। इसे वन बाय वन समझते हैं एंड आई विल सजेस्ट कि इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखो, कस्टमर्स के पास स्कूटर खरीदते वक्त 2 चॉइसेस होती है। एक गैसोलीन स्कूटर यानी जो पेट्रोल पर चलती है, और सेकंड है इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब नॉर्मली ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है वो गैसोलीन स्कूटर के कंपेयर में ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसलिए इंडिया, जो एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पर लोग मोस्टली प्राइस देखकर अपना बाइंग डिसीजन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में स्कूटर्स का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होंडा एक्टिवा के पास है, दैट इज 41.47%। सेकंड इज टीवीएस जुपिटर, जिसके पास है 17.40% मार्केट शेयर, और उसके बाद सुजुकी एक्सेस और टीवीएस एंटॉर्क आते हैं। लेकिन ये सभी गैसोलीन स्कूटर्स है और इन सबकी प्राइस लेस देन 1 लाख रुपीज है। यानी अगर ईवी वालों को मार्केट ग्रैब करना है तो कुछ भी करके उन्हें अपना प्राइस 1 लाख रुपीज से नीचे लाना होगा। बट ओला या ओला की कोई भी कॉम्पिटिटर उनकी प्राइस 1 लाख रुपीज से नीचे नहीं लेकर आ पाई है, क्योंकि ईवी स्कूटर्स में जो लिथियम आयन बैटरीज लगती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इनफैक्ट ईवीज की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से 35 to 40% कॉस्ट अकेले इन बैटरीज में ही जाती है। अब ये जो लिथियम आयन बैटरीज होती है वो ओला या किसी भी ईवी कंपनीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसे थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं। देखो, 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग ईवी में लगने वाली जो लिथियम आयन बैटरीज होती है उसका 76% ग्लोबल शेयर अकेला चाइना होल्ड करता है, क्योंकि चाइना के पास लिथियम और कोबाल्ट जैसे रॉ मटेरियल का सबसे ज्यादा एक्सेस है। इवन 2021 में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर हुई थी उनमें से 80% बैटरीज भी अकेले चाइना ने ही मैन्युफैक्चर की थी। इसीलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी गीगा फैक्ट्रीज यानी ऐसी फैक्ट्रीज जहां पर ईवीज में लगने वाली रिचार्जेबल बैटरीज मैन्युफैक्चर होती है वो भी चाइना में ही है, और सेकंड नंबर पर यूएस आता है। अब इंटरेस्टिंगली 2021 में लिथियम आयन बैटरीज का मार्केट साइज जो $54.6 बिलियन था वो 2030 में बढ़कर $257 बिलियन हो सकता है। इसीलिए हर कंट्री लिथियम आयन बैटरीज को डोमिनेट करने की रेस में लगी हुई है। अब देखो, इसी लिथियम आयन बैटरीज की रेस को डोमिनेट करने को लेकर ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने अनाउंस किया था कि वो तमिलनाडु के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट
में ओला गीगा फैक्ट्री बनाने वाले हैं और इस गीगा फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो चुका है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओला गीगा फैक्ट्री 31 मार्च 2024 से ऑपरेशनल होने वाली है, जिसकी इनिशियल कैपेसिटी 1.4 गीगावाट आवर होगी। अब 1.4 गीगावाट आवर मतलब कितनी कैपेसिटी होती है, जरा उसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल ओला का जो S1 वेरिएंट है उसकी बैटरी कैपेसिटी 3 किलोवाट आवर है और अगर हम 1 गीगावाट आवर को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गीगावाट आवर इज इक्वल टू 10 लाख किलोवाट आवर। मतलब 1 गीगावाट आवर कैपेसिटी की गीगा फैक्ट्री में ओला S1 में लगने वाली ऑलमोस्ट 3,33,000 बैटरीज बन जाएगी। सो कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज। और इसमें भी ओला का कहना है कि अक्टूबर 2024 तक ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 5 गीगावाट आवर पे पहुंच जाएगी। लेकिन इस फैक्ट्री को लेकर ओला ने एक बहुत ही शॉकिंग अनाउंसमेंट की है। ओला का कहना है कि वो आने वाले कुछ ही सालों में इस ओला गीगा फैक्ट्री की कैपेसिटी 100 गीगावाट आवर तक लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है। ये 100 गीगावाट आवर सुनने में आपको कोई छोटा मोटा नंबर लग रहा होगा, बट लेट मी टेल यू कि आज के डेट में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाली गीगा फैक्ट्री पैनासोनिक के पास है एंड दैट इज 98 गीगावाट आवर। उसके बाद 2 नंबर पे LG और BYD आते हैं जिनकी कैपेसिटी 70.4 गीगावाट आवर की है। बट सरप्राइजिंगली ये तीनों फॉरेन कंपनीज हैं और इनके पास रॉ मटेरियल का बहुत बड़ी स्केल पे एक्सेस है। लेकिन फिर भी ये कंपनीज अभी तक 100 गीगावाट आवर की कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाई है। अब ओला इलेक्ट्रिक जो कि एक न्यू कंपनी है और ना ही ओला के पास कोई रॉ मटेरियल का डायरेक्ट एक्सेस है, तो पता नहीं ओला किस बेसिस पर 100 गीगावाट आवर की गीगा फैक्ट्री बनाने का प्लान कर रहा है। तो अब देखो ओला ये टारगेट अचीव कर पाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओला के पास ग्लोबल ईवी मार्केट को डोमिनेट करने का पोटेंशियल जरूर है। लेकिन कैसे, तो चलो इसे एक बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये पियागियो की वन एक्टिव इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो अभी इटली में मोस्ट सेलिंग है और ये याडी G5 जो नेपाल में मोस्ट सेलिंग है। अब इन दोनों बाइक्स को अगर ओला के सबसे बेसिक वेरिएंट ओला S1 से कंपेयर करेंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आता है। लुक एट दिस चार्ट। पियागियो की रेंज 85 किलोमीटर है, याडी की रेंज 80 किलोमीटर है और ओला की रेंज है 180 किलोमीटर, जो दोनों से भी ज्यादा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैक्स स्पीड। पियागियो का मैक्स स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, सेम गोस फॉर याडी G5, बट ओला S1 में ये मैक्स स्पीड 116 किलोमीटर पर आवर है। एंड लास्टली बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो बैटरी कैपेसिटी के मामले में भी ओला S1 ही इन दोनों के कंपेयर में विनर है। अब आपको लग सकता है कि ओला S1 की प्राइस इन दोनों के कंपेयर में ज्यादा होगी, बट नाउ लुक एट दिस चार्ट। इटली में पियागियो की प्राइस जो 4,267 यूरोज है, वही ओला S1 की प्राइस सिर्फ 1,674 यूरोज है, यानी लेस देन हाफ प्राइस ऑफ पियागियो। और नेपाल की बेस्ट सेलिंग ईवी स्कूटर याडी G5 और ओला S1 की प्राइस सेम ही है, लेकिन फीचर्स ओला ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू याडी। मतलब दिस डेटा शोज कि ग्लोबल लीडर बनने के लिए ओला में पोटेंशियल तो है, बट अभी जो कि ब्रांड अपने इनिशियल स्टेज पर है और इंडिया के बाहर ओला का नाम इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए इनिशियली ओला को मार्केटिंग पर तगड़ा खर्चा करके अपनी एक इमेज क्रिएट करनी होगी। और जैसे ही लोग ओला ब्रांड के बारे में अवेयर होंगे तो ओला इजीली ग्लोबल मार्केट को भी कैप्चर कर सकता है। जैसे जापानीज कार कंपनीज ने यूएस मार्केट में अर्ली 2000 में चीपर प्राइस में कार सेल करना शुरू किया था, लेकिन आज जापानीज कार यूएस को डोमिनेट कर रही है। सो अ सिमिलर केस में हैपन विद ओला इन फ्यूचर। इवन मोर इंटरेस्टिंगली ये याडी जो एक चाइनीज ईवी कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड में बेची जाने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का 60% मार्केट शेयर होल्ड करती है। एंड इवन मोर इंटरेस्टिंगली इस याडी कंपनी ने 2022 में वर्ल्ड वाइड 6 मिलियन इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल की थी, जो कि 60% मार्केट शेयर है। यानी वी कैन से कि 1 मिलियन स्कूटर इज इक्वल टू 10% ग्लोबल मार्केट शेयर। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे तो विल गेट टू नो कि 100% ग्लोबल मार्केट मींस अराउंड 10 मिलियन ईवी स्कूटर्स। मतलब अभी के लिए पूरे वर्ल्ड में ईवी स्कूटर्स की मार्केट साइज अराउंड 10 मिलियन यानी सिर्फ 1 करोड़ ईवी स्कूटर्स की है। एंड सरप्राइजिंगली ओला तमिलनाडु में एक फ्यूचर फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, जहां पर ओला एनुअली 10 मिलियन ईवीज मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रहा है। ये फैक्ट्री कितनी एडवांस है ये आप इससे समझ सकते हो कि ये फैक्ट्री 500 एकड़ में फैली हुई है, जो कि वर्ल्ड की, आई विल रिपीट अगेन, ये फैक्ट्री पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी टू व्हीलर मेकिंग फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की क्या क्या स्पेशलिटीज है वो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। 30,000 AI रोबोट्स, फैक्ट्री के अंदर 5 एकड़ का फॉरेस्ट, पेंट करने के लिए रोबोट्स, प्रिसाइज बिल्डिंग के लिए रोबोट्स। ऐसे इस फैक्ट्री में बहुत कुछ एडवांस चीजें होने वाली है जो ओला को सिर्फ इंडियन मार्केट लीडर ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट लीडर बनने में हेल्प कर सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी ईवी कंपनी को मार्केट कैप्चर करने के लिए अपनी प्राइस को 1 लाख से नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 2। मैंने ओला की सक्सेस स्टोरी को लेकर जितने भी आर्टिकल्स पढ़े, जितने भी वीडियोस देखे, उन सब में ओला की वर्टिकल इंटीग्रेशन इस स्ट्रेटजी को हर जगह मेंशन किया है। बट आखिर ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है क्या? लेट्स देखो, इंडिया की ऑलमोस्ट सभी ईवी कंपनीज उनको लगने वाली लिथियम आयन बैटरीज मोस्टली चाइना से इंपोर्ट करती है। R&D के लिए किसी थर्ड पार्टी फर्म को हायर कर लेती है। बहुत बार तो इन कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी थर्ड पार्टी कंपनी मैनेज करती है। अब इससे क्या होता है कि इन कंपनीज की डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी कंपनीज पर ज्यादा हो जाती है, जिससे ऑटोमेटिकली इनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। एंड ऑब्वियसली इन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए इनको अपनी स्कूटर्स की प्राइसेस बढ़ानी पड़ती है। लेकिन इस प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए ओला ने इस वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया है। सो लेट अस सी कि हाउ इट वर्क्स। तो देखो, ओला ने क्या किया कि उनकी R&D, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सेल्स, ये चारों ऑपरेशंस खुद के कंट्रोल में कर लिए, जिससे उनको R&D या मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपनी R&D को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ओला ने डेटा साइंटिस्ट से लेकर PhD स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोटिव जैसे बाकी
बाकी फील्ड के प्रोफेशनल्स को भी हायर किया हुआ है। नवंबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग ओला में 902 हाई स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, जिनमें से 23.81% इंजीनियर्स अकेले R&D के लिए डेडिकेटेड है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओला के पास उनकी फ्यूचर फैक्ट्री है ही, जो उन्होंने 2400 करोड़ रुपए खर्च करके तमिलनाडु में 500 एकड़ जमीन पर बनाई है। सो इस वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के चलते ओला के ऑलमोस्ट सभी ऑपरेशंस ओला के खुद के कंट्रोल में है, एक्सेप्ट रॉ मटेरियल एक्सेस, जो हो सकता है कि इन फ्यूचर ओला किसी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट करके कंट्रोल में ले भी ले। लेकिन एटलीस्ट अभी के लिए ओला का रॉ मटेरियल पे कोई कंट्रोल नहीं है। इवन इस वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के चलते ओला अपनी सप्लाई चेन को भी कंट्रोल कर सकता है, जिससे ओला अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में कम प्राइस में ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर पाता है। फॉर एग्जांपल, ओला की S1 Pro को अगर उसकी कॉम्पिटिटर एथर 450X से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि भले ही दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एथर के कंपेयर में ओला कई गुना ज्यादा फीचर्स ऑफर कर रहा है। इवन ओला S1 एथर 450 प्लस और DVS iQube के फीचर्स को भी आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो यू विल नोटिस कि ओला ही इन दोनों कंपनीज के कंपेयर में बेटर फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, जो ऑब्वियसली किसी भी कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ओला ये जो हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर कर पा रहा है, इसमें ओला के इस वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा रोल है। देखो, ओला के मेन कंपटीटर्स लाइक टीवीएस, बजाज, हीरो और एथर जैसे जो बाकी कंपनीज है, उनके पास R&D के लिए एक से बढ़कर एक लोग बैठे हैं, क्योंकि ये कंपनीज बहुत सालों से मार्केट में ऑपरेट कर रही है। अब ओला अगर अपनी R&D एकदम बिगिनर लेवल से शुरू करेगा तो ओला को R&D में ही सालों साल लग जाएंगे। इसलिए ओला ने यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया। सो व्हाट वाज दैट स्मार्ट डिसीजन? तो देखो, ये नीदरलैंड की ईवी कंपनी इटरगो है, जो 2014 में शुरू हुई। ये कंपनी इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि यूरोपियन और डच मीडिया ने इस कंपनी को टेस्ला ऑफ ई स्कूटर्स भी कहा है। लेकिन 2020 तक आते आते इटरगो बैंक करप्ट होने को आई थी, इसलिए इसे एक स्टील डील समझकर मई 2020 में ओला ने इटरगो को एक्वायर कर लिया। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्विजिशन वाज कि इटरगो के पास टेस्ला, जनरल मोटर्स, फरारी, जैगुआर और BMW जैसी ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनीज के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। इसलिए इटरगो के इस तगड़े एक्सपीरियंस की हेल्प से ओला को एकदम बिगिनर लेवल से R&D पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ी। इवन मोर इंटरेस्टिंगली, ओला के सक्सेस के पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर ओला स्कूटर्स की डिजाइन भी है, और ये डिजाइन इसी इटरगो कंपनी ने ही बनाई हुई है। इस एक्विजिशन की वजह से ओला को उनकी प्रोडक्ट डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करते वक्त किसी भी कस्टमर के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक ये स्कूटर मेरी नीड को पूरा कर पाएगी या नहीं, एक चार्ज में कितना किलोमीटर चलेगी, कोई प्रॉब्लम देगी क्या, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस कस्टमर्स के माइंड में आते हैं। और ऊपर से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का कॉन्सेप्ट भी एकदम नया नया है, सो सिर्फ किसी दोस्त के रेफरल पर इंसान ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब इस चीज को भी ओला ने बहुत ही स्मार्टली समझ लिया और एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया जिससे एक तीर से दो निशाने लगा दिए। तो देखो, अगर किसी बंदे को कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदनी होगी तो उसे उस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ से एक टेस्ट राइड मिलती है कि भाई जा और 1-2 किलोमीटर जाकर वापस आ जा। लेकिन ओला ने यहाँ पर एक स्मार्ट गेम खेला। टेस्ट राइड के अलावा ओला एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आया, जिसमें ओला ने अपनी स्कूटर्स न्यू कस्टमर्स को रेंट पर देना शुरू किया। अब इससे क्या हुआ कि जो नए कस्टमर्स हैं, उनको एक मिनिमल सब्सक्रिप्शन अमाउंट में ओला की स्कूटर कई हफ्तों तक टेस्ट करने का चांस मिला, जिससे उनके माइंड में इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर जितने भी डाउट्स थे, लाइक माइलेज कितना देगी, कंफर्टेबल है या नहीं, लॉन्ग राइड के लिए अच्छी है या नहीं, ये सभी डाउट्स क्लियर हो गए, जिससे बाइंग डिसीजन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया। और इसी के साथ इन केस अगर कोई कस्टमर ओला की स्कूटर परचेस नहीं भी करता तो भी उसने पे की हुई सब्सक्रिप्शन अमाउंट तो ओला की जेब में जा ही रही थी, और वहां से भी ओला ने एक न्यू इनकम सोर्स जनरेट कर लिया। और तो और जिन लोगों ने ओला की स्कूटर्स को राइड किया, उनकी वजह से ऑटोमेटिकली ओला की स्कूटर्स का रोड्स पर प्रेजेंस बढ़ गया, जिससे इनडायरेक्टली ओला की ही मार्केटिंग हो गई। इसके बारे में भाविश अग्रवाल ने एक ट्वीट भी किया था कि क्या ओला S1 को एक्चुअल में खरीदे बगैर आपको उसका फ्यू वीक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पसंद आएगा। और आप देख सकते हो कि 77% लोगों ने इस ट्वीट को यस रिस्पॉन्ड किया था। ओला की यह स्ट्रैटेजी देखकर मुझे वो घड़ी डिटर्जेंट वाली एडवर्टाइजमेंट याद आ गई। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ओला की सक्सेस में गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। कैसे? तो देखो, गैसोलीन व्हीकल से जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि लोग गैसोलीन व्हीकल्स को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना शुरू करें। लेकिन गवर्नमेंट को यह भी पता है कि ईवीज गैसोलीन व्हीकल्स के कंपेयर में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आती है, इसीलिए हर कोई ईवी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लेकर आई, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वाले कस्टमर्स को सब्सिडी दी गई, जिसके चलते उन्हें ईवीज अफोर्डेबल प्राइस में मिलने लगी। फॉर एग्जाम्पल, 2019 में गवर्नमेंट ने फेम 2 स्कीम अनाउंस की थी। इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीज का बजट अनाउंस किया था, जिसके अंदर ईवी 2 व्हीलर खरीदने पर कस्टमर्स को 40% तक की सब्सिडी मिल रही थी। लेकिन 2023 में गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को 40% से कम करके 15% कर दिया, जिसके चलते ओला के सेल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गए थे। लुक एट दिस ग्राफ। मई 2023 तक ओला की सेल्स में जो कांस्टेंट ग्रोथ दिख रही थी, वो जून मंथ में फेम 2 सब्सिडी रिडक्शन की वजह से 28,000 मंथली सेल से एकदम 17,000 मंथली सेल पर आ गई थी। यानी जैसे ही फेम 2 सब्सिडी रिड्यूस हो गई तो ईवी के प्राइसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से कस्टमर्स के बाइंग डिसीजंस चेंज होने लगे थे। लेकिन इसी ग्राफ को अगर आप और बारीकी से देखोगे तो यू विल नोटिस कि जून मंथ में भले ही ओला के सेल्स क्रैश हो गए थे, लेकिन नवंबर में ओला के सेल्स 29,000 के ऊपर चले गए थे, और वो भी फेम 2 के रिडक्शन के बावजूद। मतलब दिस शोज कि ओला ने खुद की ब्रांड इमेज पर इतना वर्क किया है कि अब कस्टमर्स ओला खरीदते वक्त थोड़ा बहुत प्राइस में कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं।
देखो डिजाइन, क्वालिटी, फीचर, प्राइस, इन सब के साथ कस्टमर के बाइंग डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बनाने में आफ्टर सेल सर्विस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इस चीज में भी ओला ने गेम क्रैक कर लिया है। देखो एक ईवी स्कूटर खरीदने वाले कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, चार्जिंग स्टेशन और सर्विस सेंटर। पहले चार्जिंग स्टेशन की बात करते हैं। अभी ओला के स्कूटर्स को फुल्ली चार्ज होने में ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन ओला इस 5 घंटे को रिड्यूस करके लिटरली 5 मिनट पर लेकर आने का प्लान कर रही है। ये इजराइल की स्टोर नाम की कंपनी है। इस कंपनी के पास उनकी एक्सेप्सी यानी कि एक्सट्रीमली फास्ट चार्जिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी है, जिसकी हेल्प से 0 to 100% बैटरी सिर्फ 5 मिनट में चार्ज हो जाती है। इसलिए ओला ने अपनी स्कूटर्स में इस एक्सेप्सी टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टोर के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिससे इन फ्यूचर ओला की स्कूटर सिर्फ 5 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाएगी। इसी के साथ आज की डेट में ओला के इंडिया में 224 हाइपर चार्जिंग पॉइंट्स हैं, यानी जो नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट से फास्ट चार्ज करते हैं, और इन हाइपर चार्जिंग पॉइंट्स को कस्टमर्स अपनी स्कूटर्स पर ट्रैक भी कर सकते हैं। और इन हाइपर चार्जिंग पॉइंट्स के अलावा इंडिया में ओला के 764 स्टैंडर्ड चार्जिंग पॉइंट्स भी है। अगर ओला के शोरूम्स की बात करें तो अक्टूबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग ओला के पास 300 से ज्यादा सिटीज में 935 शोरूम्स है और 414 सर्विस सेंटर्स है। एंड इवन ओला का कहना है कि ओला के 90% कस्टमर्स उनके शोरूम से सिर्फ 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रहते हैं, जिससे उन्हें आफ्टर सेल सर्विस के लिए ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता। देखो ओला को जिस लेवल पर लोगों का सपोर्ट मिला है, उसी लेवल पर ओला को इनिशियली कई सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी। भाविश अग्रवाल ने अनाउंस किया था कि वो अक्टूबर 2021 में उनकी फर्स्ट ईवी लॉन्च करेंगे। ओला की इस प्रॉमिस की वजह से लाखों लोगों ने प्री बुकिंग्स भी कर ली थी, लेकिन अक्टूबर 2021 में ओला ने उनकी ईवी लॉन्च ही नहीं की, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स पेशेंस के साथ डिलीवरी का वेट कर रहे थे वो भड़क गए और लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, जिसने ओला के लॉन्च होने से पहले ही ओला की इमेज को बैडली अफेक्ट कर दिया। अब ओला की जो स्कूटर अक्टूबर 2021 में लॉन्च होने वाली थी वो डिले होकर फरवरी 2022 में लॉन्च हुई, लेकिन इसी जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं ओला ने अपनी स्कूटर की प्रॉपर टेस्टिंग में कॉम्प्रोमाइज किया, जिसके चलते ओला के लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ओला के लॉन्च के एक ही महीने बाद यानी मार्च 2022 में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुई, जिसमें खड़े खड़े ओला की स्कूटर्स ने आग पकड़ ली थी। इन इंसिडेंट्स की वजह से अप्रैल 2022 में ओला को उनकी 1441 स्कूटर्स को रिकॉल भी करना पड़ा था। 26 मार्च 2022 को ऐसा ही एक इंसिडेंट पुणे में भी हुआ था, जिसमें ओला की स्कूटर ने खड़े खड़े ही फायर कैच की थी, जिसके रिएक्शन में खुद रोड मिनिस्ट्री ने CFEAS को ओला और बाकी ईवी स्कूटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। और इवन एक तो ऐसा वीडियो सामने आया था जिसमें एक बंदे ने खुद से ओला की स्कूटर को आग लगाकर जला दिया था, क्योंकि उसे ओला की सर्विस बहुत बकवास लगी थी। अब इन सब चीजों के चलते ओला की इनिशियल लेवल पर ही ब्रांड इमेज बहुत निगेटिव बन गई थी, लेकिन ओला ने इसे एज अ फीडबैक लेकर अपने स्कूटर्स में इंप्रूवमेंट किए, अच्छी टेस्टिंग की और फिर से स्कूटर लॉन्च कर दिया। और देखते ही देखते ईवी स्कूटर का 30% मार्केट शेयर ग्रैब भी कर लिया। लेकिन 2023 में 2700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद ओला ने 1100 करोड़ का लॉस फेस किया है। सो दिस रेजेस अ क्वेश्चन कि क्या इन फ्यूचर ओला प्रॉफिटेबल हो पाएगी भी या नहीं। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ओला ने उनके स्कूटर्स के अलावा ईवी बाइक्स के भी वीडियोस रिलीज किए हैं, जो कहा जा रहा है कि 2024 में लॉन्च हो जाएगी। और इसी के साथ ओला उनकी ईवी कार के ऊपर भी काम कर रही है। अब इन सब से पता चलता है कि ओला ग्लोबल लीडर बनने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। सो दिस इज हाउ कि ओला अपनी यूनिक स्ट्रेटजी से ईवी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा है। सो ओला इन फ्यूचर एक ग्लोबल लीडर बन पाएगा या नहीं, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन बाय बाय।